बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पीडीएम का सियासी पावर शो, अपोजिशन रहनुमा की हुकूमत पर वार। कल के मेज़बान कल होंगे मेहमान, लेकिन अपोजिशन का अवामी ताकत का पहला मुजाहरा किस हद तक कामयाब। महंगाई कंट्रोल के ऐलानात बेअसर, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। मुल्क की मईशत की दुगुर्गू हालत, हुकूमती हिकमत अमली क्या। कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर, मुल्क में फाल मरीजों की तादाद में बदतरीज इजाफा। कोरोना वैक्सीन में ताखीर, क्या पाकिस्तान में दूसरी लहर आने को है। और कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा, अक़वाम आलम खामोश क्यों, कशमकश कहाँ। और जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और मुल्क में इस वक्त जलसों की सियासत रूज पर है। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें छोटी तमाम जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बयानबाजी से काम ले रही है। चैलेंजेस दिए जा रहे थे गुज़िश्ता रात, अब ये फैसला तो बाद में होगा कि चैलेंज कबूल हो गया या नहीं हुआ, और जलसा कामयाब हुआ या नहीं कामयाब हुआ। कामयाब जलसे की डेफिनेशन क्या होती है, इस पर हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब ऑपोजिशन ने कमर कस ली है हुकूमत को टफ टाइम देने की। कल गुजरांवाला में जलसा था और अब आने वाले कल में कराची में जलसा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेजबान है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और सूबाई रहनुमाओं की बैठक भी हुई आज, मुशावरत इस हवाले से हुई कल के जलसे के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पर हुकूमत क्या कर पाएगी, हुकूमत पर क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्योंकि तमाम तर ये जो ऑपोजिशन ने जलसा किया इसको कहीं ना कहीं अहमियत दिलवाने में हुकूमत का हाथ नजर आया। इंटरनेशनलाइज कर दिया गया तमाम, ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की नजरें भी इस जलसे पर थी। इस पर हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, और ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं क्या ये कामयाब जलसे हैं, ऑपोजिशन को कुछ हासिल वसूल हो पाएगा और क्या हुकूमत का कुछ हो पाएगा। इस पर हम बात करते हैं। इमरान याकूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन जो चाहती थी क्या वो अचीव कर पाई, क्योंकि उनका जो पैगाम था, उनका जो एक नैरेटिव था वो तो बहुत पहले से आवाम तक पहुंचा हुआ था, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ तकारीर में, लेकिन जो एक मोमेंटम वो बनाना चाह रहे थे, वो जो एक हाइप क्रिएट करना चाह रहे थे अपनी तहारीक की, वो मोमेंटम बना आपके नजदीक, क्या वो हाइप क्रिएट हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, बात यह है कि अपोजिशन जो चाहती थी कि मोमेंटम बने या हाइप क्रिएट हो, ये ना तो मोमेंटम एक दिन में बनता है, ना ही वो हाइप एक दिन में क्रिएट होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपने जो एक दो चीज़ें अपने इंट्रो में कही है, मैं उनके हवाले से ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि रात जो जलसा हुआ गुजरांवाला में अपोजिशन का, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो एक कामयाब जलसा था और वो अपना एक शो, अच्छा खासा शो करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इसका सेहरा मैं अपोजिशन जमातों से ज़्यादा हुकूमत को देता हूँ कि हुकूमत की वजह से, हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से ये जलसा कामयाब हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरे नज़दीक मरीम नवाज़ को इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लीडर बना दिया। अगर ये आराम से उसे खामोशी के साथ पड़ा रहने देते तो मरीम नवाज़ ना बाहर निकलती, ना इस तरह से बयानियाँ अपनाती, और ना फिर वो इस तरह से आवाम को मोटिवेट करने में कामयाब होती हैं। देखें, नून लीग जो है कल के जलसे की होस्ट थी। अब नून लीग बुनियादी तौर पे वोट बैंक नून लीग में मियां नवाज शरीफ का, अब मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है, आवाम और उनके वोटर और उनके सपोर्टर ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए को लेके मरीम नवाज़ चली और मरीम नवाज़ ही उनकी लेगेसी है। अब अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी और हुकूमत की तरफ से जलती पे तेल का काम किया जाएगा तो फिर इसी तरह से होगा। फिर दूसरी बात ये कि आपने पहले कहा कि आप शौक़ से जलसे करें, हम आपको कंटेनर मुहैया करेंगे, फिर आपने गिरफ्तारियाँ शुरू करवा दी। वही जो इल्ज़ामात आप लगाते थे कि जनाब पुलिस के ज़रिए रोका जा रहा है, पुलिस गर्दी की जा रही है, कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने उसी तरह से कर दी। लिहाजा आप में और उनमें फिर फ़र्क क्या रहा? जब आपने ये सारी चीज़ें की तो अपोजिशन को मौका मिल गया। और वो लोग, आप देखिए, सबसे अहम बात ये है कि रात को 11 पार्टीज़ के जो लोग थे वहाँ पे थे उस जलसे में, और तमाम लोगों ने ना सिर्फ ये कि मौलाना के आने का इंतज़ार किया, मौलाना पीडीएम के सरबराह की हैसियत से जब पहुँचे तो काफ़ी, हालांकि देर हो चुकी थी, सबसे आखिर में वो पहुँचे, लेकिन तमाम लोग उस वक्त तक मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे जो मेन तकरीरें थी वो सब मौलाना के आने के बाद हुई। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अपोजिशन ने वो मोमेंटम
या वो अपना जो अचीवमेंट थी उसको पा तो नहीं लिया, लेकिन उस पर सफर जरूर शुरू कर दिया। जिस तरह से आपने भी बनना शुरू कहा कि जलसा कामयाब जलसा था, और ये सिर्फ हम नहीं, बात हो रही है, मुख्तलिफ शोज में बात हो रही है, मुख्तलिफ मीटिंग्स में बात हो रही है, कॉर्नर मीटिंग्स में इवन ये बात चल रही है कि जी कामयाब जलसा था, एक भरपूर शो था। पीटीआई भी ये बात करती नजर आती है कि जी कुछ नहीं होता, जलसे से कामयाब कर लिया तो क्या हो गया। कामयाब जलसे की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा लोग आ जाए तो कामयाब जलसा होता है? जी, असल में ना जलसे में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि कभी भी जलसे की बिना पे कोई हुकूमत तब्दील नहीं हुई, अगर हुई है तो मुझे बता दें। जलसे की तरफ जलसे, एक जलसा छोड़ दें, जलसों की पूरी सीरीज भी हो तो वो हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकती। कर क्या सकते हैं? जलसे के ज़रिए से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप एक अपना परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं कि क्या अपोजिशन अपना एक परसेप्शन बिल्ड करना शुरू नहीं हो गई? क्या एक ये परसेप्शन बनना शुरू नहीं हो गया कि अपोजिशन के जलसे कामयाब होना शुरू हो गया? नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि जब 2-2.25 साल के बाद आपने अवाम को क्या दिया? आपने अवाम को महंगाई दी है, आपने अवाम को बेरोज़गारी दी है, आपने अवाम से आटा चीनी तक छीन ली है। जब ये सारी चीज़ें होंगी और आगे अब सर्दियों में गैस भी नहीं होगी, तो अपोजिशन का जो बयानिया है वो तो अवाम को अपना बयानिया लगेगा। आपने लोगों को दावे कुछ और किए थे, ख्वाब कुछ और दिखाए थे, अमलन आपने उनमें से कोई चीज़ पूरी नहीं की। जब आप ऐसे इस तरह से होंगे तो अपोजिशन के बयानिए को ना सिर्फ तकवीयत मिलेगी, बल्कि वो इसी चीज़ को लेके उठेंगे और आपको बुनियाद बनाएंगे कि जनाब आपकी गुड गवर्नेंस की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, अवाम को सहूलत मिलने की बजाय अवाम रुल गए हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलें। तो इन सारी चीज़ों में अपोजिशन को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा और हुकूमत को नुकसान होगा। अब अपोजिशन के लिए आसानी ये है, पीडीएम ने जो इस वक्त तय किया है कि जिस जलसे में, जिस तरह के अब कल कराची में जलसा होगा, जब कल कराची में जलसा होगा तो कराची में मेज़बान पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन तमाम लीडर वहाँ पे इसी तरह से तकरीरें करेंगे। इसी तरह कोयटा में जेयूआई और दूसरी जमातें करेंगी, पेशावर में भी इसी तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि आपने, अगरचे ये वो तमाम सियासी पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं और आगे मुस्तकबिल में भी लड़ेंगी, लेकिन आपने उनमें एक हम आहंगी तो पैदा कर दी, उनके आपसी इख्तलाफात तो ये जो हुकूमत बात कर रही है कि 11 जमातें मिलकर इतना ज्यादा क्राउड लेकर आई हैं, इस बात को करके रिलैक्स हो जाना बेहतर है, या ये ज्यादा परेशान कौन है कि अब 11 जमातें इकट्ठी हो गई हैं एक जमात जो कि हुकूमत है उसके खिलाफ? देखिए, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हुकूमत ये छोड़ दे कि अवाम कहाँ से आई है या कितनी आई है। इस वक्त अब अवाम की बात नहीं है। हुकूमत को जिस बात की समझ नहीं आ रही, हमारे वज़रा को जिस बात की समझ नहीं आ रही, बतौर अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि अब बात बंदों की गिनती से आगे निकल गई है। अब बात परसेप्शन की और बयानिए की आ गई है। अब आप ये देखें कि अवाम को अगर अपोजिशन अपने साथ मिला लेते हैं और अवाम वहाँ पे शामिल होना शुरू हो जाते हैं, अपोजिशन के बयानिए की तायद करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। आपने भी 5 साल बाद आप अपनी टेन्योर अपना पूरा भी करके अगर इलेक्शन में जाते हैं तो बिलाखिर जाना तो आपने अवाम के पास ही है। तो फिर उस वक्त आपको पास अवाम के सामने कहने को क्या होगा? तो इमरान साहब, इस वक्त मुल्क में एक प्रोटेस्ट की फिजा है, लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, कराची में एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन मुत्तहिद होकर जलसे जुलूस कर रही है। क्या ये खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है हालात की वजह से, या इसके पीछे कुछ अवामिल कार फरमा है? मैं नहीं समझता कि इस तरह से, ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अपोजिशन की गुड लक है। असल चीज़ वही है कि जो हुकूमत, मैं बार बार फिर कहूँगा, शायद आप समझे कि ये रेपिटेशन है, लेकिन जब बेरोज़गारी होगी, जब महंगाई में इतना इजाफा होगा, जब आपका खिते में देखें इन्फ्लेशन रेट पूरे खिते में सबसे ज़्यादा होगा, जब ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी तो आवाम तो फिर बाहर निकलेंगे। अब लेडी हेल्थ वर्कर्स हों या दूसरे इस तरह के हो, आप एक बात ज़हन में रखें कि सियासत में 2 चीज़ें होती हैं। जब आप अवामी इशूज़ को और सियासत को मिक्स कर देते हैं, फिर दुनिया की कोई हुकूमत भी है वो उन मुश्किलात से बचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इस अपने एडवाइज़र्स की वजह से इस तरह से घिरे जा चुके हैं
कि पहले तो उनके एडवाइज़र की गलत पॉलिसियों की वजह से, इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारे मामलात हुए, ये हालात हुए। अब जब अपोजिशन सारी मिल गई है, अपोजिशन इकट्ठा हो गई है, देखिए अपोजिशन जो है मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, ANP हो या दूसरी छोटी जमातें हो, आप ये देख लें कि वो कितनी बार हुकूमत और अपोजिशन दोनों अदवार देख चुकी हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्हें ये पता है कि इस मामलात को किस तरह से हैंडल करना है। अब वो इस मामले को पूरी तरह से ना सिर्फ ये कि एक्सप्लॉइट करेंगे, बल्कि वो यही बयानियाँ लेके चलेंगे कि मार गई महंगाई, और वो हुकूमत के खिलाफ अवाम को निकालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इमरान याकूब साहब सीनियर तहक़ीक़ात हैं, सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। और जब अवामी मसाइल सियासत में मिल जाते हैं तो फिर हर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, और ये हुकूमत भी मुश्किलात का सामना कर रही है। और अगर महंगाई पर काबू ना पाया, गवर्नेंस की सूरत पहले ही बदतर है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ अपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है, और वो भी अपोजिशन की वो जमातें जो कि एक्सपीरियंसड हैं। तो अब हुकूमत की मुश्किलात में तो इजाफा होगा, हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करती है ये आने वाले वक्त में देखेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजूहत है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। एक तरफ सियासी पारा हाई है तो दूसरी तरफ महंगाई भी उरूज पर जा रही है। महंगाई की मुसलसल 7वें हफ्ते भी ऊंची उड़ान है। एक हफ्ते में महंगाई 0.45% बढ़ गई है, जबकि खाने पीने की जो अशिया हैं वो महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की जानिब से ताज़ा आदाद शुमार भी जारी कर दिए गए हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई पर जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफे की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजमूई तौर पर अशिया ज़रूरिया 45% महंगी हुई हैं। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई कंट्रोल करने के ऐलानात और इक़दामात बेअसर रहे हैं, जबकि 15 अक्टूबर को खत्म होने वाला हफ्ता भी गरीब आवाम के लिए भारी रहा। हुकूमत की तरफ से अहम और मुश्किल फैसले करने का कहा गया था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अवाम मुंतज़िर है कि बेहतरी आएगी कब, क्योंकि महंगाई में जब तक कमी नहीं होती तब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। हम हमेशा जब भी कोई रिपोर्ट आती है, जब भी मुआशी तौर पर कोई डेवलपमेंट होती है, तो प्रोग्राम में ये सेगमेंट करने का मकसद ये होता है कि आम आदमी को आसान लफ्जों में समझा सकें कि जब महंगाई बढ़ रही है तो उसके पीछे क्या वजूहत है, अगर महंगाई कम होगी तो वो कौन से अनासिर होंगे जिनकी बुनियाद पर महंगाई में कमी आएगी। नए पाकिस्तान में फिलहाल तो महंगाई का तूफान है, ऑपोजिशन भी जल्द से जुलूस कर रही है, वो हम ब्रेक से पहले उस पर बात भी कर रहे थे। लेकिन फिल वक्त हम बात कर लेते हैं कि खाने पीने की अशिया महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो रेशो है वो ऊपर चली गई है, महंगाई में इजाफा हो गया। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो सकती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप जरा आसान से लफ्जों में समझाइएगा कि हर गुजरते दिन के साथ हर जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद महंगाई में इजाफा होता है। कमो बेश कोई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिस पर एक आम आदमी समझ सके कि वाकईतन उसको रिलीफ मिलेगा। महंगाई बुनियादी तौर पर बढ़ क्यों रही है? देखिए, महंगाई में रिलीफ का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, वो 3 चीजें जब तक नहीं होंगी या हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं होगी, महंगाई न कम होगी न रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले चीज तो है कि वफाकी सतह पर हमने ये देखना होता है कि खाने पीने की अशिया, खुसूसन अजनास जिसमें वीट है, जिसमें शुगर है, ये चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारी, ये वाफिर मकदार में पैदा हो। अगर शॉर्ट है तो एक्सपोर्ट बैन करी जाए ताकि मजीद कमी ना हो। अगर कमी है तो इंपोर्ट की इजाजत दी जाए बगैर ड्यूटी के, ताकि इन्वेंट्री जो है वो लेवल जो है उन अशिया का पूरा हो जाए। ये वफाकी हुकूमत का काम होता है कि 100 आंखों से वो ये देखे कि आपकी जो अजनास की जरूरत है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपके हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, और अगर नहीं है तो ये इक़दाम लें जो मैंने भी आपको बतलाया, जिसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें शॉर्ट होता है तो एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं, फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है महंगी कीमतों पे। कीमतें इंपोर्ट करके कहते हैं कि जी कीमत कम होगी, वो कीमतें बढ़ती है। जैसे शुगर की जो 115 रुपए हो गई है, 2400 रुपए जो 10 किलो आटे का बैग हो गया है, 200 रुपए किलो
आपके टोमेटो हो गए, तो आपकी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे इसके माने कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपका मैकेनिज्म फॉल्टी है। दूसरी चीज ये होती है कि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। लोकल मार्केट में जरूरत और तलब, ये दो लफ्ज होते हैं, इसके हिसाब से आपने चीजें देखनी होती हैं कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो। अगर नहीं है तो टमाटर जायदान से आ जाए, वक्त से पहले 100 ट्रक आ जाए, तो मार्केट में डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म बराबर होगा। दालों में भी यही है, दूसरी चीजों में ये भी नहीं हो रहा है। तीसरी चीज होती है कि डीसी लेवल के ऊपर प्राइस कंट्रोल। आप मार्केटों में जाके प्राइस कंट्रोल करें, देखें कि वो जो प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक अशिया बिक रही है, अगर ज्यादा है तो एक्शन लें, बंद करें, फाइन करें। तो ये चीज है, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, इंतजामी मेजरमेंट, वो भी नहीं हो रहा है। लिहाजा एडॉक बेसिस पे इधर हाथ मार उधर हाथ मार करके महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, और अफराते दर जो है 10% पहुंच गई है 4% से, और IMF ने जो प्रोजेक्शन दिए परसों उसमें 11 और 12% की बात कर रहा है। तो ये महंगाई का जो जीना बिल्कुल बेकाबू हो गया है। 20 रुपए का नान हो गया है। 6 नान अगर कोई गरीब घर में लाता था 6 बच्चों को खिलाने के लिए, बिल्कुल जो खाने पीने की अशियां हैं वही महंगी हो रही हैं। बेग साहब, महंगाई के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से मुख्तलिफ टॉक शोज में न सिर्फ हमारे प्रोग्राम में बल्कि स्पेसिफिकली इकोनॉमी पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, और माहिर मुआशियात इस हवाले से तमाम तर पॉलिसीज बता भी रहे होते हैं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं महंगाई पर काबू पा सकेंगे, आपके मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में चले जाएंगे। तो हुकूमत, जो वफाक में लोग बैठे हैं, वो क्यों नहीं इन चीजों को समझ पाते? कहां पर लैग कर जाते हैं? क्या मसला आ जाता है? क्या इंटरेस्ट नहीं है, प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, या सियासत की तरफ ज्यादा नजर है? ये जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो आखिरी जुमला आपने कहा है ना, इसको लॉक कर लें। यही है जवाब आपके सवाल का, कि इनकी तरजीहात जो है, इनकी तरजीहात गरीब आदमी या महंगाई से मुकाबला नहीं है। इनकी तरजीहात जो है ये इल्जामात हैं, इनकी तरजीहात जो है नैब है, इनकी तरजीहात जो है करप्शन है, करप्शन करप्शन करप्शन। मेरे भाई, गुड गवर्नेंस का एक हिस्सा करप्शन होता है। यानी अगर 100 नंबर हैं तो 10 नंबर करप्शन के चले आप दे दें, 90% जो बाकी चीजें हैं वो तो करें। आपने सबको छोड़ के पूरा करप्शन 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 कर रहे हैं, लोगों का दिमाग उस तरफ ले आए। क्योंकि लोग इनसे जब पूछते हैं कि भाई तब्दीली के नाम पर आपने जो करप्शन को खत्म करने की बात की थी और अशिया खुर्दनोश सस्ती मुहैया करने का वादा किया था, वो सब तब्दीली कहाँ गई? तो इनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, जी करप्शन है, पिछली हुकूमत खा गई, हम पकड़ देंगे, हम रगड़ देंगे। ये चीजें नहीं होती। इकोनॉमी जो है वो इन जज्बाती नारों से ठीक नहीं होती। इकोनॉमी प्रॉपर मेजर्स लेने से होती है। मैंने आपको बतलाया ना, वफाकी सतह के ऊपर उन्होंने जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ फूड की जिम्मेदारी है, उन्होंने सही तरह से इक़दाम किए, ना सूबाई सतह पर और लोकल सतह के ऊपर जो है डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन किया गया, और ना डीसी लेवल के ऊपर जो है इन जगहों पे कि मैं सुबह उठता हूं तो दूध की कीमत 30 रुपए बढ़ी होती है, वो कहता है लेना लो नहीं तो जाओ। तो ये जो डीसी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती। आपने कहा कि जी हमारे पास जो हम वो ला रहे हैं यूथ, क्या नाम उन्होंने दिया था पीटीआई ने, वो इसको कंट्रोल करेंगे। आप मुझे ये बतलाएं, उनको कोई मैंडेट ही नहीं है। वो जाके ये किसी जगह पे भी चेक नहीं कर सकते लीगली कि जिसकी कीमत क्या है, ये क्यों ज्यादा बेच रहे हैं। थप्पड़ मार के वो भगा रहा है उसने। तो ये बेचारे तो बेग साहब, खुराक के बहरान के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि खुराक का बहरान भी पैदा हो सकता है, और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो ज़्यादा अपने ज़राअत के शोबे पर मुनहसर करता है, इन्हसार ज़राअत के शोबे पर है। हमारी ज़राई पॉलिसी के हवाले से कुछ कहिएगा, और साथ ही साथ खुराक का अगर बहरान पैदा हो जाता है तो उसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे कि वो टैकल कर सके? मुआशी तौर पर तो हम वैसे ही हमारे आशारिया दुरुस्त समत में नहीं है। काशिफ, एक सेइंग है कि यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एम्प्टी स्टमक। खाली पेट से आप सब कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, और ये इनको अंदाजा नहीं है कि जब खुराक का बहरान हुआ, जब आटे की बोरियां छिनी जाएंगी फ्लोर मिलों पे और ट्रकों में, तो फिर इनकी हुकूमत नहीं रहेगी।
फिर लोग इनकी टांगे भी और इनके वज़रा की टांगे भी खींच के नीचे लेकर आएंगे इसी तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारे मुल्क में इतनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कि न सिर्फ हम अपने मुल्क में लोगों को सप्लाई कर सकें, बल्कि जब मैं एक डेलीगेशन लेके गया था तो गल्फ कंट्रीज ने कहा था कि आप हमें फूड सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, आप हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दें, हम आपके यहाँ छोटे बंद भी बनाएंगे, जमीनों में काज भी करेंगे, जॉब भी देंगे। तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम सेल्फ रिलायंस भी हैं और उनको फूड सिक्योरिटी भी फराहम कर सकते हैं। माजी में होता है हमारे पास एक्सेसिव गंदम, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव हर चीज खाने पीने की जो होती थी, ये तो इस गवर्नमेंट ने मिसमैनेजमेंट किया है। और फिर उनके जो बैरन है जो ये शुगर में एक्सपोर्ट करके और मुल्क से बाहर भाग गए, उनका जीआईटी में नाम आ गया है, ये सब जिम्मेदार है मैं समझता हूँ। तो मेरी आपके प्रोग्राम से कि तब एक बात बड़ी वाज़ेह में कहता जा रहा हूँ, इट इज ऑल मिसमैनेजमेंट, इज ऑल अडॉप्ट मेजर्स, कोई मरबूत तरीके से सिस्टमेटिक निजाम से वो कुछ नहीं कर रहा है, और जिसकी वजह से ना वफाकी सतह पे कुछ ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, ना सूबाई सतह पे और ना सिटी गवर्नमेंट की सतह के ऊपर कोई मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसमें प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया सके। और पिस कौन रहा है? एक अब तो सफेद पोश आदमी भी जो है, बिल्कुल एक आम आदमी, सफेद पोश तबका इस तमाम तर सूरत हाल में परेशानी का सामना कर रहा है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुआशियात हैं, और मुआशी तौर पर तमाम चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं अगर हुकूमत और वफाक में बैठे लोग अपनी तरजीहात तब्दील कर लें। मुआशी पॉलिसीज़ भी बेहतर हो सकती हैं, कहीं ना कहीं जो खुराक के बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है उसको भी टैकल किया जा सकता है, लेकिन तरजीहात बदलने की ज़रूरत है। सियासत के साथ साथ जो आम आदमी के मसाइल हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और कोरोना के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ एक बार फिर से इजाफा होता जा रहा है, क्या ये दूसरी लहर की तरफ तो पाकिस्तान नहीं जा रहा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं और हुकूमत के लिए चैलेंजेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि शायद दूसरी लहर का खदशा है, पाकिस्तान में दूसरी लहर आने को है। एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, सियासी सरगर्मियां भी उसी तरह से चल रही हैं, कारोबारी सरगर्मियां भी उसी तरह से चल रही हैं। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के जो ताज़ा आदादो शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 641 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तौर पर जो तादाद है वो 3,22,452 हो गई है। एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो 9,174 है। वायरस से ताहाल जो है वो 3 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद अब तक 6,638 हो गई है। और गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 32,465 टेस्ट किए गए हैं। बहुत सारे सवालात हैं कि पाकिस्तान में क्या कोरोना की दूसरी लहर आने को है, पाकिस्तान में क्या एक बार फिर से उसी लहर की तरफ हम जा रहे हैं। पहले जब कोरोना आया था तो उसके बाद हमने टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ा दी थी, तो अभी क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, इस वजह से केसेस कम हैं, या अभी खदशा है कि मजीद केसेस सामने आ सकते हैं? इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि क्या एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक सदर पीकेएलआई, हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप जरा ओवरऑल सिनेरियो को एलैबोरेट कीजिएगा कि अभी जो कोरोना के हर गुजरते दिन के साथ केसेस आ रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में भी जाँ बहक अफराद की तादाद कहा यह जा रहा है कि 13 है, तो क्या हम कोरोना की दूसरी लहर में शामिल हो रहे हैं? पाकिस्तान में दूसरी लहर आने को है या इट कैन बी कंट्रोलेबल? देखें, ये आपने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है और बहुत इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़े ख़राब एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। और इस वक्त जो हालात थे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी थी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली सारे रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट किया। किसी किस्म की हमने परवाह नहीं की। गवर्नमेंट भी कानून को असर्ट करने में नाकाम रही। इस वक्त आप देखें तो मस्जिदों में नमाजी हैं, खवे से खवा चल रहा है। अच्छी बात है नमाज़ पढ़ना, लेकिन उलमा ने ही हमें रूल्स रेगुलेशंस दिए थे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करके और मास्क का इस्तेमाल करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हम एक थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो का जायज़ा लें।
तो जब ये शुरू हुई पेंडेमिक तो चाइना ये इस फार ईस्ट एरिया से शुरू हुई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैली, वहाँ से बाहर निकली, फिर उसके बाद तो एक पैटर्न था जो कि इस्टेब्लिश हुआ, और फिर उसके बाद यूरोप में गई, फिर उस वक्त तक अमेरिका उसको रिडिक्यूल करता रहा, फिर अमेरिका में एक इंतहाई तबाही फैली फिर, और हम बड़े लकी थे कि वो हमारे पास रिलेटिवली देर से आई, जब हम लोगों के तजुर्बों से बहुत कुछ सीख चुके थे। और इवन दो हमें अभी भी ये कहने में कोई आर नहीं महसूस होती कि अभी हम इस वायरस के बारे में हर चीज़ नहीं जानते और बहुत अच्छा नहीं जानते, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो उसमें दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि अभी तक एज ऑफ टुडे इसका कोई एब्सोल्यूट मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है। नंबर दो, अभी तक कोई वैक्सीन जो इसको प्रिवेंट कर सके वो हमारे हाथ में नहीं है। जितनी भी चीज़ें हो रही है एक्सपेरिमेंट में, तो वाहिद चीज़ जो इसको हमें प्रीएम्प्ट कर सकती है अगर एक सेकेंड वेव आती है, तो वो हिफाजती इक़दामात हैं, जिसमें कि जो कि अब टाइम प्रूवन बन चुके हैं। पहले सिर्फ एक बात थी कि अच्छा कर लो, करके देख लो। अब हमें पता है साइंटिफिक डेटा के ज़रिए कि अगर सिर्फ हम मास्क भी पहन लें हर आदमी, तो हमें कोई 80-90% उसमें वो मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है सारी चीज़ों के अंदर। तो हमने मगर उसको भी फॉलो नहीं किया। तो देखिए अब जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि सर्दी का मौसम आ रहा है, दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड अ ईयर अगो। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं उस तरफ आता हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके बाद क्या इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने फॉलो नहीं किया, क्यों फॉलो नहीं किया? लोगों ने क्यों फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया? हम तो इवन मीडिया मुख्तलिफ शोज़ में अभी भी बारहा बात कर रहे हैं, क्या जो हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने कैंपेन्स का आगाज़ किया तो वो कैंपेन्स रोक दी गई, या जो लोग इफेक्ट करते हैं लोगों को वो खुद प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे? क्या वजूहात हैं, लोग क्यों फॉर ग्रांटेड लेने लग गए? ये बिल्कुल जो आपने बात कही, ये बिल्कुल सच बात कही। लेकिन लीडर्स जो है ना, वो किसी भी चीज़ की टोन सेट करते हैं, फिर अपने रवैये से उसको इन्फोर्स कराते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि स्टेट पहले शराफत से कहती है, प्यार से कहती है, समझा के कहती है, लेकिन फिर जब वो लोग उस पर अमल नहीं करते तो फिर स्टेट का जो मशीनरी है वो हरकत में आती है और उसको अमल कराती है, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है एट द एंड ऑफ द डे कि चीज़ों पे वो अमल कराएं। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर हम लोगों को खुला छोड़ दें और घरों में डाके पड़ें तो मतलब लोग तो अपने तौर पे जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कानून का निफाज। तो सिर्फ स्टेट का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता कि भाई हमने रिक्वेस्ट कर दी है, हमने कह दिया है, हमने तलकीन कर दी है, फिर इसको स्टेट को एक स्टेप आगे आना चाहिए। जैसे कि मिडल ईस्ट में हमने देखा, लोगों पर जुर्माने हुए, कानून हरकत में आया, लोग जेल में भी गए। इसी तरह हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की। उसने कहा देखें हमारे पास वी हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन हमने इसको मिलकर डील करना है, ये इसके रूल्स ऑफ द गेम है, जो इसको फॉलो करेगा वो ठीक रहेगा, जो फॉलो नहीं करेगा कानून हरकत में आएगा। और उन्होंने एक्चुअली हरकत में आया कानून, और वहाँ पे भी जुर्माने किए और इवन जेल की। तो सऊदी अरब में फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने के 10 लाख रियाल तक की, और फिर उसके बाद जेल की सज़ा। तो लगता ये है कि हमारे यहाँ जो लोगों की जो गैर जिम्मेदारी है वो बिल्कुल ऑब्वियस है। मतलब लोग समझते हैं कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, हालांकि एक एक घर में 4-4 डेथ्स हुई हैं जो कि मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें स्टेट का असर्ट करना, स्टेट का आगे आना कानून। और हम ये देखते हैं कि स्टेट ने बीच में एक दफ़ा ये बात की कि हम थोड़ा सा असर्ट कराएंगे, और उस पर अमल हुआ। अब मैं देखता हूँ ये इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े एक्टिव आदमी हैं, और बड़े वो मेहनत से चीज़ों को जहाँ पे भी कोई चीज़ गड़बड़ होती है उसको लॉकडाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो अपने अपने लेवल पे जो अच्छे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हम एज अ स्टेट, एज अ नेशन, वी हैव फेल्ड to react to the need of the hours. ओके। और जो पहले जब कोरोना आया था तो उसके बाद गर्मियां आ गई थी, तो कहा यह जा रहा था जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा तो कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहा यह कि ये अजम्पशंस गलत हैं, कोरोना का कोई इफेक्ट कम नहीं होगा, गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब जब सर्दियां आ रही हैं, अब मैं जरा उस पॉइंट पर आऊंगा जिस पर आप पहले बात कर रहे थे, अब जब सर्दियों में इजाफा होगा तो क्या कोरोना बढ़ सकता है, या अभी भी वही हिसाब है कि अजम्पशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम का इफेक्ट नहीं होता कोरोना पे? देखिए अभी हम ये बात हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उसमें इसमें हमें देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो बिल्कुल अल्लाह को पता है सिर्फ। लेकिन हमने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी होगा तो भी हमें इस तरह से आज तैयारी करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इस तरह से तैयारी करनी चाहिए जैसे कि होगा। क्योंकि अगर हो गया, चूँकि देखिए इन एपिडेमिक्स के कंट्रोल में, पेंडेमिक्स के कंट्रोल में जो 50% जो आपकी विनिंग द वॉर है वो है अहेड ऑफ द टाइम आप चीज़ों को इन प्लेस कर दें।
फिर बाद में आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, जो मैं अभी पहले आपसे बात कर रहा था कि अब हमारे पास, हमने बहुत अच्छा काम किया है इस लिहाज से कि टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्ड की है, एक निज़ाम कम्युनिकेशन का NCOC की फॉर्म में बनाया है, जो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग नंबर दे देना, यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती। इसके बाद फिर स्टेट को सेकंड डिग्री पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे उसको अपने आप को असर्ट करके और लोगों के शर से बचाना पड़ेगा। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, तो ये तो वही बात हो गई, मैं कानून नहीं मानता, तो वहाँ पे स्टेट हरकत में आती है। मैं रॉन्ग साइड पे ड्राइव करता हूँ तो मुझे पकड़ लेगा पुलिस वाला। तो इसी तरह यानी ही जैसे सऊदी अरब में हुआ, जैसे मिडल ईस्ट में हुआ, जैसे फार ईस्ट में हुआ, वियतनाम जैसा मुल्क 97 मिलियन की पॉपुलेशन है और उनकी जीरो मोर्टेलिटी थी, वो सिर्फ इसीलिए थी कि उन्होंने 2002 में जब SARS 1 आया, कोविड 1 जिसको हम कहते हैं, तो उससे बहुत सीखा। उनके उस वक्त बहुत हालात ख़राब हुए, तो इन सारी कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग चाइना बहुत सीख लिया था 2002 की एपिडेमिक से। तो अब उन्होंने उस इल्म को अप्लाई करके और बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशन बना के, हमने जो पहले वबा आई उससे हमें सीखना चाहिए। मैं आपको बात करूं, सिंगल मोस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर है ना उसमें वो मास्क का पहनना है। चले आप सोशल डिस्टेंस ना करें, आप हाथ ना धोएं, खुदा के वास्ते मास्क पहने ताकि अपने शर से दूसरे को बचा सकें और दूसरे के शर से अपने आप को बचा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर PKLI, और वायरस के हवाले से बात कर रहे थे कि कोरोना के जो हर गुजरते दिन के बाद केसेस सामने आ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप मास्क का एटलीस्ट इस्तेमाल जरूर करें। वैसे तो समाजी फासला भी बरकरार रखें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी करें, लेकिन मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, तो इससे हम बच सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और एक और बहुत अहम मामला है भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कश्मीर का मसला तो हमेशा से रहा है कि भारत का अटूट अंग नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई थी 21 अप्रैल 1948 को, मुबैना तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी मसले रहे थे, लेकिन उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी अपनी राय का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे। इस पर हम जरा आज एक तहलील से गुफ्तगू करेंगे कि बुनियादी तौर पर भारत चाहता क्या है, इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो अहम मामला सामने आ रहे हैं, इसका हल क्या है। इस पर बात करने के लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया ज़ीशान ज़फ़र हाशमी साहब ने, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, कश्मीर का मामला तो चल ही रहा था, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी कहीं ना कहीं अब खबरें सामने आने लगी कि मामला है क्या? देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है वो ये है कि वो एक उसकी तरफ वो उसका एक सर्टेन शायद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का इशू है कि वो आया कि हम उसको एक प्रोविंस बनाना चाहते हैं, या वो ये हम बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये कर भी सकते हैं कि नहीं, ये एक इशू है। लेकिन जो भारतीय साइड से जो एक वो कहते हैं कि जी हम जो कश्मीर में कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल मैटर है, तो जो आप गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं वो आपका इंटरनल मैटर है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि कश्मीर में देयर इज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं है। कश्मीर में जो है इंडियन कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको नहीं दी जा रही, जबकि जैसे आपने कहा जो गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दी चुकी है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं पूरी तरह से, जबकि ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। तो ज़ीशान साहब, कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग रहा नहीं है, कश्मकश की सूरत हाल है। कश्मकश बुनियादी तौर पर है कहाँ? देखें, जो कश्मीर है वो जब से 1947 से वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो जो है 1948 में जंग हुई तो उसमें कुछ हिस्सा वो जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो उसमें हमारा जो है वो एक हद तक कंट्रोल है, और जो ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें भारतीयों का है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि हम वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो जो सारा एरिया जो पहले कश्मीर की रियासत थी 1947 से पहले, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दी गई है। वेराज अगर आप देखें जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ 1,80,000 फौजी हैं इंडियन, वो भारतीय फौजी वहाँ मुसल्लत किए गए हैं अवाम के ऊपर,
वो क्योंकि मुसल्लत किए गए हैं, वो बाय फोर्स जोर जबरदस्ती से वो उनको इंडियंस जो हैं कश्मीर का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि जी हम आईनी तरीके से अपने आइन को बदल कर हम कश्मीर को अपना हिस्सा प्रॉपर्ली बना रहे हैं। पहले उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो स्पेशल स्टेटस अब रिवोक हो रहा है। वो सारा कुछ ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ सिर्फ नहीं है, वो इंडिया के अपनी आइन के खिलाफ है। और ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये इस पर जजमेंट दे चुकी है। लेकिन अब जो मोदी का जब से ये सरकार आ गई है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम भी शायद समझते थे कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, लेकिन अब वो हमारे कोर्ट्स की तरह इंडिपेंडेंट नहीं रही। अब हमारे कोर्ट्स जो है, हमारे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इंडियन कोर्ट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। वो लेट गए हैं इंडियन हुकूमत के सामने। ओके, थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान ज़फ़र हाशमी साहब माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे और भारत के मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।